क्या किसी स्टॉक में सिर्फ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, पीई रेशियो देखने से ही उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतनी ही चीजें सफिशिएंट होती हैं, या इसके अलावा आप लोगों को और भी कुछ देखना रहता है? अगर कोई तो भी जानता हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। अदरवाइज इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देने वाला हूं, जिसमें आपको इसकी जानकारी कंप्लीट मिल जाएगी। क्या सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखना ही काफी सफिशिएंट होता है किसी डेडिकेटेड कंपनी में या किसी डेडिकेटेड पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए? एक मेरा क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन मैं और आप लोगों को ले लेता हूं, दोनों के आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फर्स्ट वाले के ऊपर तो नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो लेकर के आने वाला हूं उससे रिलेटेड है, तो मेक श्योर करिए कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से ले लेता हूं। क्या अभी की जो करंट मार्केट सिचुएशन है, जिस हिसाब से रोज की रोज मार्केट निफ्टी 50, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स तो चलो 2-3 दिन अभी थोड़ा सा ठीक ठाक चला, उसके बाद आज और कल की डेट में वो भी रेड ही पे ही बंद हुआ है, माइनस में ही जाकर के बंद हुआ है। तो क्या इस करंट सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना 10 साल, 12 साल या 15 साल के लिए बेटर होगा या नहीं, या मिनिमम एटलीस्ट 6 साल? अगर किसी को तो भी इसके लिए कोई तो भी लगता है श्योर है करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड के बेसिक्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर डाल रखी है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाकर के मेक श्योर करें कि उसको चेकआउट कर लीजिए। उसी से एक कंटिन्यूस ये वीडियो है, समझ में आ जाएगी। और एक लास्ट जो मेरा वीडियो भी मंडे को आया था, पिछले मंडे को, तो वहां पे भी जो आप अगर जाएंगे तो उस वीडियो को देखेंगे तो उससे इंटरकनेक्टेड ही ये वीडियो है, ताकि वो वीडियो आप देख लीजिए तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। फर्दर कंटिन्यू करते हैं म्यूचुअल फंड से संबंधित। तो म्यूचुअल फंड्स में देखिए आप लोगों को बेसिकली 2-3 चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। एक एनएवी टर्म्स होता है, एक आपका होता है एयूएम। दोनों की आपको फुल फॉर्म पता होंगे, एनएवी नेट एसेट वैल्यू, एयूएम अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसके अलावा इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे म्यूचुअल फंड भी शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं जो आपको बता दूंगा। अब ये टर्म्स तो आपको मालूम है, फुल फॉर्म भी मालूम है, क्या इन टर्म्स का एक्चुअल में मतलब पता है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स का एक्चुअल में मतलब भी मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली मार्केट में जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं और प्राइमरी मतलब जो मार्केट को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे देखना नहीं चाहते हैं या देख नहीं सकते हैं, उनके लिए है एक काइंड ऑफ बिगिनर्स के लिए, जिन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, उनके लिए म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके नाम बताऊंगा। वो रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन हाँ आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको साथ के साथ ये भी बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड्स को देखने से पहले आपको देखना क्या होता है। म्यूचुअल फंड में बेसिकली अगर आपको कुछ भी देखना है तो सबसे पहले आपको अपना विजन देखना है, अपना गोल देखना है कि किसके लिए आ रहे हैं। सबसे पहले तो माइंड मेकअप कर ले, म्यूचुअल फंड एक लंबे समय के लिए है। इसका मिनिमम ड्यूरेशन अगर मैं समझता हूँ कम से कम 10 साल, मिनिमम 10 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आए। हाँ, आप स्टार्ट जरूर करें, 4 साल 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते जाइए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर फंड में बंद कर दीजिए, उसके बाद उसे छोड़ दीजिए। अगले 4 से 5 सालों के लिए उस पर उस अमाउंट को जो आपने इन्वेस्ट किया उसको कंपाउंडिंग रेशियो पर चलने दीजिए, वो ग्रोथ करके दे देगा आपको। ये बेसिकली है। तो आपको अपना विजन पता होना चाहिए, अपना गोल पता होना चाहिए। हर एक फंड एक गोल और एक विजन के साथ ही मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। डेडिकेटेड एक मैं प्राइमरी जो यूज करता हूं, और आप लोगों को मैं वो वेबसाइट जरूर रिकमेंड कर सकता हूं। अगर आप जाएं तो ग्रो के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स को जरूर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की जितनी डिटेल्ड नॉलेज आपको ग्रो में मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता आपको जीरोधा या आप स्टॉक्स पर इतनी डिटेलिंग में मिल पाएगा वहां पे चीजें, जितनी डिटेलिंग आपको ग्रो की साइट पर मिल जाएगी। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट ग्रो पर नहीं है तो जाकर के आप खोल सकते हैं। नहीं भी अगर आप डीमैट अकाउंट वहां पे ओपन करना चाहते हैं तो ग्रो की मतलब म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है डेडिकेटेड फंड से, तो वो वहां पे आसानी से मिल जाएगी। ये तो यहाँ तक का हो गया। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स में, आप लोगों ने देखा होगा एक होता है डायरेक्ट, एक होता है ग्रोथ। तो डायरेक्ट प्लस ग्रोथ को मिला करके ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। डायरेक्ट से सीधा मतलब ये होता है कि जो फंड हाउस है वही से आप परचेज कर रहे हैं, वही आपका सेलर है। बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई बीच में ब्रोकर नहीं है। इसकी वजह से हमारे और आपको होता है क्या है कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो मिनिमम देना पड़ता है। 0.10%, कहीं कहीं पे तो 0.50% से लेके 1% के अराउंड हमारे को आ जाता है एक्सपेंस रेशियो। अभी मिडिल मैन की वजह से क्या होता है, मिडिल मैन का अपना खुद का प्रॉफिट होता है, तो वो क्या करता है फिर जो है हमारे को जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। सीधा सा मतलब है इसका ये।
कि वो डायरेक्टली, अब ग्रोथ से मतलब ये है कि ये पैसा उन कंपनीज में लगाया जाता है जिनमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, उन कंपनीज में लगाया जाता है जिनके बिजनेस मॉड्यूल इतना बेहतर है कि वो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सके। इनको मैनेज करने वाले फंड मैनेजर्स होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड्स का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड एक फंड हाउस है, इसके अंदर बैठने वाला फंड मैनेजर है जो हमारे और आपके फंड्स को मैनेज करता है। ये एक बेसिक डिटेल्स हो गई। अब उसके बाद आते हैं एएमसी पे। तो एएमसी क्या होता है? एएमसी एसेट अंडर मैनेजमेंट, आपने फुल फॉर्म तो समझ लिया, लेकिन को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। एएमसी मींस मतलब 4 लोग ऐसे मान के चलते हैं, लेट सपोज हैं, जिन्होंने 2-2 हजार रुपए करके लगाए एक फंड्स के अंदर, एक फंड हाउस को दे दिया, वो टोटल अमाउंट हो गया 8 हजार रुपए। अब जो उसको मैनेज कर रहा है वो फंड मैनेजर, तो वो फंड मैनेजर कैपेबिलिटी है टोटल 8 हजार रुपए जो वो मैनेज कर रहा है। इस 8 हजार को ही हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो उसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा अब एनएवी पे आते हैं। तो एनएवी देखिए, कैलकुलेशन फॉर्मूला सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन वो भी अगर आप जाएंगे तो देखने को मिल जाती है, कैलकुलेट मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। एनएवी का सिंपल आप ये समझ लीजिए, जिस तरह से स्टॉक्स में बुक वैल्यू चलती है उसी तरह से म्यूचुअल फंड में हमारा एनएवी चलता है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल है, एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक। हाँ, एनएवी को आप यूं, कुछ लोग ऐसा होता है कि एनएवी को समझते हैं कि बेटर एनएवी इज अ बेटर म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं। अगर किसी डेडिकेटेड, मतलब मान के चलता हूँ कोई भी एक XYZ म्यूचुअल फंड है, उसका अगर एनएवी 20 रुपए है और किसी दूसरे का म्यूचुअल फंड का एनएवी अगर 200 रुपए है, तो दोनों अच्छे या बुरे में आप सिमिलैरिटी नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि आप जो 20 वाला है वो खराब परफॉर्मेंस दे रहा होगा या 200 वाला एनएवी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होगा, ऐसा नहीं होता है और ऐसा है भी नहीं। आप वो अपने माइंड से निकाल दीजिए, ये क्लियर कर लीजिए कि एनएवी से फंड की परफॉर्मेंस की चीजें नहीं आप देख सकते, या उसका उससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये दो वैल्यू चीजों को मैंने क्लियर किया। अब उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में हमें सबसे पहले तो देखिए, आपको जो बता चुका हूँ कि टाइम और होराइजन और गोल, ये 3 चीजों को आपको फोकस करना है कि आपका गोल क्या है अगले 10 सालों के बाद, या आप कितने टाइम फ्रेम के लिए उसमें आना चाहते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म है 6 महीने, 1 साल या 2 साल, तो बिल्कुल आप म्यूचुअल फंड से दूर रहें, फिर आप डायरेक्टली किसी स्टॉक्स में जाकर के पैसा डाल दें, वो आपको दे सकता है 1 से 2 साल के अंदर। म्यूचुअल फंड्स में आपको उतने बेटर रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अब इसमें देखने वाली चीज क्या होती है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है। मेरे समझ में, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अगले 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो जो भी फंड मैनेजर आप देखें तो 10 साल का एक्सपीरियंस उसको इस फंड्स में होना चाहिए। जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड में नहीं, मतलब म्यूचुअल फंड की मार्केट में एज अ रिसर्च एनालिसिस्ट या एज अ इकोनॉमिस्ट, उसको एटलीस्ट 10 साल का एनालिस्ट, 10 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। इसके बाद हमें एग्जिट लोड देखना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 10 साल के बाद आ रहे हैं तो हमारे ऊपर 1% के आसपास का एग्जिट लोड आ रहा है। एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट चीज है, वो आपको देखने को मिलेगी कहीं तो 0.01% के आसपास, 0.010% के आसपास, अराउंड 10 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं 0 भी देखने को मिल सकता है, नहीं भी होता है कहीं कहीं तो एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट लोड लेकिन आपको जरूर देखना है, मैंडेटरी चेक कर लीजिएगा कि अगले 10 साल के लिए अगर आप जा रहे हो या 15 साल के लिए, तो एग्जिट लोड डेफिनेटली देख लीजिएगा कि 1 साल के बाद आपको वो फंड हाउस 1 रुपए का भी एग्जिट लोड चार्ज नहीं कर रहा है, यानी नील एग्जिट लोड के ही म्यूचुअल फंड्स को पकड़िएगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। 2-3 चीजें मैंने आपको ये बता दी, ठीक है, फंड मैनेजर, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड। अब उसके बाद आते हैं इसमें टैक्स का इम्प्लीफिकेशन भी है। अगर आप देखेंगे तो टैक्स, अगर आज के हिसाब से जो कैलकुलेशन चल रहा है वो 20% आपको जाएगा शॉर्ट टर्म में अगर आप आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जाएंगे तो 12.5%, अराउंड 1,25,000 या 1.5 लाख समथिंग, अगर मोर देन इससे ऊपर आपका जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 12.5% के आसपास का टैक्स आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो अपने उसमें रख सकते हैं। अब इससे बचने का भी होता है कि अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में ही जा रहे हैं, तो मिराय एसेट का एक टैक्स सेवर फंड है, ELSS स्कीम आप कह सकते हैं, इक्विटी लिंक स्कीम होती है लेकिन टैक्स सेवर फंड के नाम से वो आपको मिल जाएगा। ग्रो पे भी जाएंगे या कहीं तो भी जाएंगे, तो उस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। वहां पे क्या है, आपको टैक्स का जो पर्पस है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। एक तो इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है। तो ये था बेसिक म्यूचुअल फंड्स। अब मैं आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के नाम, तो जो पहला म्यूचुअल फंड है वो आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इक्विटी से है, वेरी हाईली रिस्की है, मतलब देख लीजिएगा
लेकिन हाँ 10-12 सालों के लिए अगर आपका प्लानिंग है या विजन है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा है एक्सिस का ओवरनाइट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक डेट फंड है, मैं इसको जरूर रिकमेंड कर सकता हूँ। इसमें कोई रिस्क नहीं है आपका, लो रिस्क होता है, डेट फंड है आपका। रिटर्न्स ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे 7 से 8% के आसपास। जो पहला मैंने बताया है उसमें अगर आप एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 17-18-20% के आसपास देखने को मिल जाएगा। थर्ड है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी डेट फंड, डेट फंड एंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये आपका हाइब्रिड है, पहला ब्लू चिप था, दूसरा डेट फंड है, तीसरा हाइब्रिड है। हाइब्रिड फंड है, ये भी वेरी हाईली रिस्की है। इसकी भी आप जाएंगे ग्रो पर, ये सारे के सारे अवेलेबल्स हैं विद 5 स्टार रेटिंग्स। और इनके फंड्स मैनेजर ऑलमोस्ट 10 साल 8 साल 15 साल की विंटेज और एक्सपीरियंस के साथ में है। ठीक है, एग्जिट लोड किसी में आपको 0.01% के आसपास से लेके 1% के आसपास मिलेगा। एसआईपी भी आप इनमें कर सकते हैं। ठीक है, 500 से लेके 1000 रुपए तक की एसआईपी स्टार्ट है मिनिमम अमाउंट में, मैक्सिमम में तो आप अपने नंबर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और लमसम अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी में मिनिमम 1000 है तो किसी में मिनिमम 5000 है, ऐसे है। जो चौथा है हमारा वो है मिराय एसेट का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मिड कैप इंडेक्स से लिंक है, ये भी आपका हाईली रिस्की है। ठीक है, मैं रिस्क बता के चल रहा हूँ, लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड्स एक लंबे समय के लिए यूं काइंड ऑफ समझ लीजिए कि ये T20 मैच नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट मैच है। और टेस्ट क्रिकेट मैच में जो पिच पर ज्यादा देर रुकता है वही लंबा स्कोर करता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पांचवा है वो क्वांट की तरफ से आता है, स्मॉल कैप है फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब ये भी आपका रिस्की है। म्यूचुअल फंड सभी ऑलमोस्ट रिस्की होते हैं, रिस्क इन्वॉल्व होता है कंपैरेटिवली टू आप कितनी देर तक उसमें होल्ड कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं, किसी का विजन, मतलब मैं एक बस समझ नहीं पाता हूँ। 2002 में जब मार्केट क्रैश किया था, 2002 के बाद से वो फिर रिकवर होते होते टाइम लगा, लेकिन रिकवर हो गया ना। फिर 2007 में एक टाइम आया, वहां पे भी मार्केट क्रैश किया। 1995 में भी मार्केट क्रैश किया था। मतलब अगर जो इस वक्त से देखता चला आ रहा है तो उसको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ इस टाइम पे मार्केट जो सिचुएशन पर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से अब बाउंस बैक करेगी नहीं, गिरती ही चली जाएगी। मतलब मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है आप लोगों को वीडियो एंड होते होते ही। हाँ, अब आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेक श्योर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स या आपके और भी जो साथी दोस्त यार हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उनके किसी न किसी नॉलेज के लिए, नॉलेज में ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट ही करेगा, उनको कहीं से नुकसान नहीं देने वाला है। अब जैसे ये आपके आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, क्वांट हो गया, मिराय हो गया, ये फंड हाउसेज हैं। इन फंड हाउसेज के अंदर फंड मैनेजर्स बैठते हैं जो इस सभी फंड्स को मैनेज करते हैं। ये 5 म्यूचुअल फंड्स थे जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था। वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें 800-1000 के ऊपर तो कुछ म्यूचुअल फंड दे रखे उन लोगों ने। लिंक इन सब के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको सिंगली एक दे दे रहा हूँ डायरेक्टली आपको ग्रो ऐप का, या आप ग्रो की वेबसाइट से जाकर के भी इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन डीमैट अकाउंट आपको उसमें ओपन करना होगा। अगर आपके पास डीमैट ऑलरेडी है तो आप जाकर के इनको सर्च कर लीजिए, अदरवाइज आप ग्रो पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इवन आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कि मेरा पहला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है, क्या सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और पीई रेशियो इज सफिशिएंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक या कंपनी में। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।